नमस्कार, दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम यूपी पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एपिसोड नंबर 5 पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। 4 एपिसोड हो चुका है, आप लोगों ने देखा होगा और हम लोग आज बात करेंगे 2021 के क्वेश्चंस पे। पिछले एपिसोड में भी हमने 2021 के ही क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया था और आप लोगों को बताया था कि अभी हम लोग इस पे एक दो सीरीज और लाएंगे 2021 के क्वेश्चंस पे, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा है और अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चंस है। तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, फॉर्मूला सीखना पड़ेगा और कुछ मतलब बनाने का शॉर्टकट कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन पे अप्रोच कर पाते हैं। तो मेरा यहाँ पे क्या मकसद रहता है कि आपको शॉर्टकट वैसे मतलब मैथ्स को या रीजनिंग के क्वेश्चन को करना सिखा दें या ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है ना, उसमें आप फॉर्मूला भी कम यूज करते हैं। आप डायरेक्ट क्या होता है ऑप्शन पे पुट करके कोशिश करते हैं कि उसको सेटिस्फाई कराने का क्वेश्चंस में। अगर जहां वो पॉसिबल होगा हम कोशिश करेंगे कि हम उसी तरीके से आपको बता दें। तो फिर से वही है, हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कशन रहता है। टॉपिक का नाम है सीसेट। सीसेट के अंदर हम लोग मैथ्स रीजनिंग, ठीक है ना, मैथ्स और रीजनिंग पे डिस्कशन करते हैं। रीजनिंग में भी जो 2 पार्ट है आपका, एनालिटिकल वाला भी पोर्शन हम लोग उस पर भी डिस्कस करते हैं और नॉर्मल जो रीजनिंग होता है वर्बल नॉन वर्बल उस पर भी डिस्कस करते हैं। मैथ्स में हम सारे सब्जेक्ट कवर करते हैं, आपको पता है। इसमें ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री जैसे भी क्वेश्चन आते हैं हम उस पर डिस्कशन करते हैं। मतलब कुल मिला के मैथ्स और रीजनिंग के अगर आप प्रश्न को कर लेते हैं एग्जाम में तो आप आराम से 33% मार्क्स ले आएंगे और आपका पेपर क्वालिफाई हो पाएगा। तो 14 मई को एग्जाम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि तैयारी करें, है ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से देखें। तो चलिए बिना देरी के हम सबसे पहले आज पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और जैसा कि आपको पता है ये जो क्वेश्चन है ये मैथ से होगा और नंबर सिस्टम में इसको रख सकते हैं, ठीक है ना, संख्या पद्धति। एक्चुअली ये डिविजिबिलिटी रूल पे है, ठीक है ना, इसको नंबर सिस्टम में रखा गया है और बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। मतलब 17 का टेबल अगर आपको पता होगा तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए कि x का न्यूनतम, देखिए ये जो वर्ड है ना ये बहुत काम का है, मिनिमम। मतलब x का एक ऐसा मिनिमम वैल्यू पता कीजिए जिसके लिए संख्या, अब ये टोटल जो है ना ये संख्या है। अब आप कहेंगे कि ऐसा संख्या होता है क्या? हाँ, अभी x का मान इसमें रख देंगे तो ये संख्या बन जाएगा, है ना, पूरी तरह से 17 से विभाजित हो। मतलब x का कोई ऐसा मान ऑप्शन में से उठा के रखिए जो सबसे छोटा हो और 17 से विभाजित भी हो। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन में सबसे छोटा संख्या कौन सा है? 3 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 24 है, उसके बाद 82 है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आवे ना कि न्यूनतम संख्या बता दीजिए जिसको पुट करने के बाद वो 17 से विभाजित हो जाए, 22 से विभाजित हो जाए, तो ऐसे केस में आप हमेशा क्या करना, जो सबसे छोटा ऑप्शन है ना वहां से शुरू करना। इसको सॉल्व करने के लिए आप यहां से मत करना, बहुत परेशान हो जाओगे, आप ऑप्शन से करो। तो सपोज करते लिखा हुआ है 3 इंटू एक्स प्लस 63 प्लस 640, यही है ना बेसिक इक्वेशन ये है। अगर हम x की वैल्यू 3 रखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुना 63 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 66, डायरेक्ट रख देते हैं, और प्लस 640। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 3 18, 6 3 18 1 19, अब प्लस 640। जब आप इसको भी जोड़ेंगे आपस में तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 है, तो 8 9 4 13, 6 1 7 1 8। अब हमको यह देखना है कि क्या 838 17 से भाग लगता है। अगर आपको 17 का टेबल पता हो तो देखिए 17 चौके 68, ठीक है ना, यहाँ पे कर देते हैं आपके लिए थोड़ा आसान कर देते हैं। 838 को 17 से भाग करें तो देखिए 17 चौके 68, 13 में 8 गया 5, 7 में 6, तो देखिए 17 नमा 153 होता है और 5 शेष बच गया। मतलब हम कह सकते हैं कि 3 रखने पर हमारा काम नहीं बना। उसके बाद अगर हम 7 रखें तो काम बनेगा क्या? तो चलिए 7 रख कर देखते हैं, ठीक है। अगर आप 7 रखेंगे तो इसको मिटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, आप समझ गए ये मेरा काम नहीं किया। तो 3 गुना, अब यहाँ पे 7 रखिए और प्लस 63 और प्लस 640, तो देखिए 63 7 कितना होता है, 70, है ना।
और प्लस 640 तो रहेगा ही। अब देखिए 70 गुना 3 होता है 210 और प्लस 640, तो ये पता है कितना हो जाएगा 850। तो क्या 850 17 से भाग लगता है? तो देख लिए 17 से सीधे सीधे 50 बार में ये कट गया। तो कुल मिला के मेरा 7 एक ऐसे न्यूनतम संख्या है जिसे यहां पर पुट करने के बाद वो 17 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए आप ये कहेंगे कि 24 और 82 को देखें क्या? देखिए हम मान सकते हैं कि 24 और 82 में से कोई एक संख्या रखने पर वो 17 से विभाजित हो जाए, या 82 भी हो जाए और 24 भी हो जाए, दोनों हो जाए। मान लेते 7 24 82 तीनों अगर है ऐसा, ये तो चलिए नहीं है हुआ, इसको तो हमने चेक कर लिया गलत ही हो गया। अगर इस तीनों में से तीनों भी हो जाएगा ना तो आपका ऑप्शन 7 ही होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि आपके पास कंडीशन है, संख्या लेना है आपको न्यूनतम, आप अधिकतम नहीं ले सकते। अगर आपको कहा जाए कि 82 24 और 7 में कौन सबसे छोटा है, तो ऑब्वियसली 7 छोटा है, तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा 7। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। रीजनिंग से क्वेश्चन है और कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। बहुत अच्छा होता है ना कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना। यदि किसी कूट भाषा में मतलब कोड लैंग्वेज में पेंट को आप लोग लिख देते हैं 74 128 और एक्सेल को लिखा जाता है 93 596, ठीक है, तो उसी कूट भाषा में एक्सेप्ट को कैसे लिखा जाएगा? देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आवे ना, इसमें दो बात होता है। पहला तो ये होता है कि क्या पेंट से 7 का कुछ आपस में प्लेस वैल्यू को लेकर रिलेशन है क्या? पहला तो ये केस हो सकता है कि क्या ए जो 4 बना है वो 1 + 3 बनने से हुआ है क्या? तो देखते हैं, अगर ए 4 बन गया मतलब ए अगर 4 बना है तो मतलब 3 प्लेस ऐड हुआ है, तो पी यहाँ पे 16 नंबर पे होना चाहिए, तो 16 + 3 19 होना चाहिए ना, यहाँ पे 7 है, मतलब ये कंडीशन मेरा फॉलो नहीं कर सकता है। देखिए चेक हो गया तुरंत। और कुछ इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए, आप क्या कीजिए ना, लिखिए यहाँ पे PAIN और T, और यहां लिखिए आप EXCEL, और यहां पे लिखिए जो पूछा जा रहा है एक्सेप्ट, ACCEP और T, इसको आप लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए ना, जो कोड लिखा है ना आप उसको नीचे लिखिए 74128। उसके बाद लिखा है एक्सेल का 93596। अब आप एक ढूंढने की कोशिश कीजिए रिलेशन, P का अगर कोड 7 हो, A का कोड 4 हो, I का कोड 1 हो, N का कोड 2 हो और T का कोड 8 हो, उसी तरह E का कोड 9, X का कोड 3, C का कोड 5, E का कोड 9 और L का कोड 6, तो क्या एक्सेप्ट का कोड इससे बन सकता है क्या? तो A का कोड अगर हम यहाँ 4 रख दें तो देखिए कौन सा ऑप्शन 4 से स्टार्ट हो रहा है? देखिए ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, तो तुरंत अभी आंसर मत लगाइए, ये तो तय बात है कि ऑप्शन ये आपका मिल सकता है, अभी श्योर नहीं है, थोड़ा 1 2 डेटा और ले लेते हैं। सी का कोड 5 अगर है तो मेरा काम बन जाएगा, देखिए 4 5 5। ई का कोड मेरा 9 है, पी का कोड मेरा 7 है और टी का कोड मेरा 8 है, तो क्या ए नंबर ऑप्शन में यही है क्या? 4 5 5 9 7 8, तो देख रहे हैं। कुल मिला के मेरा बहुत आसान सा कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न था, तो मेरा उत्तर हो गया यही ए नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैथ्स से है और ये मीन मीडियन मोड मतलब स्टैटिस्टिक्स से है, स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर मीन मीडियन मोड वगैरह आप पढ़ते हैं ना, 10th क्लास में पढ़ा होगा, उसी से क्वेश्चन है। तो चलिए हम करने की कोशिश करते हैं, साथ मिलकर करते हैं कि किसी परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का आवंटन निम्नलिखित सारणी में दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए एक टेबल है जिसमें दिया हुआ है प्राप्तांक वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मतलब होता है कि 10 से 25 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या है 2, 25 से 40 के बीच है 3, 40 से 55 के बीच है 7, 55 से 70 के बीच है 6, 70 से 85 के बीच है 6 और 85 से 100 के बीच भी है 6। एक बात इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है ना कि ये जो वर्ग अंतराल है ना ये सबका सेम होगा, देख लीजिए डिफरेंस। 10 से 25 के बीच 10 नंबर आते हैं, सॉरी 15 नंबर, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15। सबसे पहले आप ये चेक कर लेना कि वर्ग अंतराल जो है ना वो समान होना चाहिए, अगर गड़बड़ होगा ना तो गलत है, तब नहीं बन सकता, हालांकि ऐसा पूछ भी नहीं पाएगा वो।
और विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। मतलब 10 से 25 के बीच जो विद्यार्थी है ना, वो 2 ही लोग हैं जो अंक लाए हैं 10 से 25 अंक के बीच में। 25 से 40 अंक लाने वाले 3 लोग हैं, मतलब इसके बीच में। ठीक है, ये है हमारा डेटा। मोड निकालना है। बहुलक जो, हाँ अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक जो होता है ना, वो मोड कहते हैं इंग्लिश में, आप लोगों ने सुना होगा। तो जो मोड का फॉर्मूला होता है ना, वो बस याद रखने वाली बात है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। L प्लस F1 माइनस F0, आप पूछेंगे क्या लिख रहे हैं, बताते हैं। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। यहां पे L का जो वैल्यू है ना, वो है आपका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। हिंदी में कहेंगे कि बहुलक जो क्लास है ना, उसका छोटा वाला वैल्यू। अभी बता देंगे क्या होता है। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। F0 होगा आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से एक पहले वाला, ठीक है ना। F2 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ, आगे का क्या बोलते हैं उसको, मतलब नेक्स्ट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। एक बचा आपका H होगा क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। अब देखिए इंग्लिश में तो लिख दिए हैं, आपको हिंदी में समझा देंगे। L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास। अब बात होता है कि मॉडल क्लास क्या होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मॉडल क्लास कैसे पता करेंगे, क्योंकि सारा खेल मॉडल क्लास का है। तो देखिए मॉडल क्लास बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। जब भी ऐसा टेबल हो ना, तो आप ये देखना कि सबसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा कहां पे है, मतलब सबसे ज्यादा संख्या कौन सा है। तो 7 दिख रहा है आपको, तो जिसमें सबसे ज्यादा डेटा दिया गया होगा ना, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर होगा, वही हो जाता है मेरा मॉडल क्लास। तो ये जो मेरा है ना, ये है मॉडल क्लास। कौन, 40 से 55 जो है ना, ये क्या है, मेरा मॉडल क्लास है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे L की वैल्यू क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट क्या है, ये 40, अपर लिमिट है 55। तो L की वैल्यू यहाँ पे कहीं ना कहीं 40 हो गई, लिखते भी जाते हैं, ठीक है ना। L की वैल्यू 40। अब देखिए F1 क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या है, 7, तो यहां लिख दीजिए 7। अब है आपका F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाला जो है ना, वो F0 है, मतलब 3। उसके बाद है F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट ऑफ मॉडल क्लास, 7 के बाद वाला जो है ना, वो होगा F2, मतलब 6। और H का मतलब है क्लास इंटरवल, इस दोनों के बीच का डिफरेंस, किसी भी क्लास का 15 ही होगा ना, तो ये हो जाएगा 15। अब आप आराम आराम से इसमें फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम फॉर्मूला में पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और आप लोग भी साथ साथ करिए। फॉर्मूला क्या था, L प्लस, L की वैल्यू है 40, तो लिखेंगे 40 प्लस, उसके बाद है F1 माइनस F2, F1 माइनस F मतलब F1 माइनस F0, तो 7 माइनस 3। उसके बाद है 2F1, तो 2 गुना 7 माइनस F0 3, और माइनस F2 भी है साथ में। देखिए F2 क्या है यहाँ पे, 6 है ना, F2 6, अगुना H मतलब 15। सॉल्व कर दीजिए, 40 हो गया, ये देखिए 7 में 3 गया 4, और देखिए 7 दूना 14, 14 में 3 जाएगा 11, 11 में 6 जाएगा, तो 5 गुना 15। जब आप इसको कटाएंगे तो 5 तिया 15 बार में कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40, अब प्लस 4 गुना 3 12, तो 40 प्लस 12 हो जाता है 52। यही है हमारा मोड, ठीक है ना। उस टेबल का मोड क्या होगा, 52। तो मेरा उत्तर है 52, ये नंबर, ठीक है ना। बी नंबर ऑप्शन है मेरा 52।
बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ये बहुत काम का चीज़ है, इसको बस मिटा लीजिएगा, ये चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, हम कुछ कुछ इंग्लिश में भी बता देंगे कि अगर इंग्लिश वाले भी बच्चे देखेंगे ना तो आसानी से समझ पाएंगे मेरी क्लास को। इस प्रकार है कि x रेशियो y इज इक्वल टू 1:2, y रेशियो 2 इज इक्वल टू 3:5। तो निम्नलिखित में से कौन सा 5x - 3y + z का संभव मान होगा, मतलब इसका पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहां पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, अगर आप कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है कि x और y का अनुपात है 1:2 और y और z का जो अनुपात है ना वो है आपका 3:5। अब देख रहे y भी यहाँ पे की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो जब भी ऐसा केस आवे ना तो आप रेशियो को कंबाइन कर लेना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो कहते हैं या मर्जिंग ऑफ रेशियो। आप इसका फिर से कॉन्सेप्ट हमारे बीपीएससी की क्लास में देख लेना। तो देखिए ऐसे केस में क्या करते हैं ना, इस दोनों का एक ऐसा वैल्यू सोचते हैं जो दोनों से डिवाइड हो, तो 6 है, तो दोनों को 6 बनाने की कोशिश कीजिए। या ऐसा भी अगर आप ना रट सके, याद ना रख सके, तो ये करिएगा कि इसको नीचे वाले से गुना और नीचे वाले को ऊपर से गुना करिए, बराबर हो जाएगा। तो इसको गुना 3 से और इसको गुना 2 से, और ध्यान रखिएगा इसको करिएगा तो साथ में इसको भी करिएगा, तभी तो रेशियो बराबर होगा, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 3:6 और यहाँ हो जाएगा 6:10। तब तो देखिए 3 और 6 को फिर से कटाइएगा तो 1 2 आ जाएगा, और 6 10 को कटाइएगा तो फिर से 3 5 आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा बराबर करने की कोशिश की। अब यहाँ पे हो जाएगा x/y/z बराबर 3:6, तो किसी एक से ले लीजिए, और अनुपात 10। ठीक है, x y z का आपको मान पता लग गया। अब आप क्या कीजिए ना, यहाँ पे इसको निकालिए। अब इसको निकालेंगे तो क्या है, यहाँ पे देखिए 5x - 3y + z। अब यहाँ पे देखिए 5x की वैल्यू है यहाँ पे 3, माइनस y की वैल्यू है 6 और z की वैल्यू है 10। सॉल्व कीजिए, 5 तिया 15 माइनस 6 तिया 18 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 15 10 25 और माइनस 18 इज इक्वल टू 7। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया ना, 7 तो मेरे ऑप्शन में है ही नहीं, तो कैसे आंसर आप प्राप्त करेंगे। यहां पे देख रही हैं क्या बोल रहा है, पॉसिबल। तो पॉसिबल का मतलब है कि ऑप्शन आपका कुछ भी हो सकता है। 7 नहीं है तो घबराना नहीं है, बस आप ये देखिए कि 7 का मल्टीपल कौन है, या 7 से कौन सी संख्या विभाजित होती है ऑप्शन में। तो 7 से 200 तो भाग नहीं होगा, ये तो तय बात है, 7 से 200 भाग नहीं होगा। 7 से 196 भाग होगा क्या, तो देख लेते हैं करके। 7 दूना 14, 5 7 8 56 हो जाएगा, यही मेरा उत्तर है। होगा नहीं, 180 होगा नहीं, तो मेरा उत्तर पॉसिबल मान 196 होगा। वैसे जो वैल्यू है वो 7 है, अगर सिर्फ ये रहता ना कि इसका मान क्या होगा तो 7, अगर इसका संभव मान पूछा जा रहा है तो 196। संभव मान का मतलब 7 के टेबल में जितना भी है वो सब इसका मान पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो में है ना, ये रेशियो में मान लेते हैं यहाँ कुछ भी चेंज हो सकता है ना, मान लीजिए 6 12 और 20, ये भी तो पॉसिबल है, क्योंकि कट के ये 3 6 10 ही होना है। इसीलिए जब भी रेशियो में डेटा हो ना तो उसका कोई कंफर्म वैल्यू नहीं आता जब तक वो कंफर्म दिया ना हो। रेशियो का मतलब है एक ऐसा वैल्यू जो उसके बीच रिलेशन दिखा रहा हो कि ये 3 6 10 के अनुपात में, अब 3 6 10 में कुछ भी हो सकता है, 6 12 20, फिर मान लीजिए 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 6 तिया 18 10 तिया 30, मतलब 9 18 30, ये भी पॉसिबल है, इसीलिए संभव मान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेशनल शब्द के अक्षरों, अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड है प्रोफेशनल, ठीक है ना, रीजनिंग का क्वेश्चन है और लेटर अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, अक्षर को सजाना या अक्षर को अरेंजमेंट करना, कि अक्षरों को निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता। नहीं, नॉट, मतलब इस लेटर को यूज करके, इसमें जो जितने भी लेटर है ना इसको देखते हुआ क्या ये सब बन सकता है। तो देखिए लेसन बन जाएगा क्या, तो आप देख पा रहे लेसन बन जाएगा, LESSION बन गया। नॉर्मल आप देख रहे हैं एम है ही नहीं एक्चुअली इसमें कहीं पे भी, फाइनल भी बन जाएगा, पैसन भी बन जाएगा आराम से। देखिए
FINAL, फाइनल। देखिए FINAL, लेकिन नॉर्मल नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि M नहीं है। तो यही एक ऐसा वर्ड है जो प्रोफेशन से नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें L मिस है। बहुत आसान था, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, कह सकते हैं इसको क्रिटिकल रीजनिंग से है, लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक अभिक्षमता, आप इससे मतलब इसको रिलेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कथन दिया रहेगा, उसके बाद एजम्पशन है, कंक्लूजन है, ठीक है ना, आर्गुमेंट है। तो यहाँ पे तर्क है, मतलब ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है ना। मतलब कहते हैं ना कि जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई स्टेटमेंट दिया, अब आपके 4-5 दोस्त है, उस पर वो तर्क देंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, नहीं ये अच्छा नहीं है, आपने जो बोला वो अच्छा नहीं है, फिर वो अपना तर्क देगा, नहीं ऐसा होना चाहिए। तो वही होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है ना कि आपके कथन मतलब बोलने के बाद जो उस पर लोग विचार विमर्श करते हैं, ठीक है ना, जो उस पर क्वेश्चन बोलते हैं, मतलब जो उस पर लोग डिस्कशन करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई आपके पक्ष में बोलेगा, कोई आपके विपक्ष में बोलेगा, वहीं पे होता है आर्ग्यूमेंट। तो अब क्या है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट मेरा दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले कथन पढ़ेंगे कि क्या एक बड़े नगर में केवल एक कंपनी को यातायात व्यवस्था को चलाने की अनुमति देनी चाहिए। मान लेते हैं ये स्टेटमेंट किसी ने दे दिया कि भाई शहर में एक ही व्यक्ति को यातायात व्यवस्था चलाने देना चाहिए। अब पहले व्यक्ति ने बोला हाँ, इससे विभिन्न कंपनियों के मध्य होने वाली अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाएगा। क्या ऐसा तर्क अच्छा है? तो मुझे लगता है कि ऐसा तर्क सशक्त का मतलब क्या है कि ठोस। तो देखिए ये तर्क ठीक है, आपने दिया है, अच्छी बात है, बट इससे बहुत प्रॉब्लम भी होगा। क्या प्रॉब्लम होगा? मान ले तो जो एक कंपनी है वो तो फिर मोनोपोली करेगा, मतलब क्या है, मन माने ढंग से अपना किराया वसूलेगा, मन होगा नहीं चलाएंगे आज बस, ठीक है ना, यात्री को परेशानी होगी, ठीक है, किसी दिन मान लो हड़ताल कर दिया उसने, बस ही नहीं चला, फिर किराया जो भी अनाप शनाप ले रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इससे दिक्कत आएगी, ये हम नहीं कर सकते। दूसरा है नहीं, अब बोल रहा नहीं ऐसा नहीं करिए, क्यों? क्योंकि यात्रियों को यातायात व्यवस्था के मध्य व्यापक चुनाव उपलब्ध होना चाहिए। बात सही है। मान लेते हैं कि उसका किराया ज़्यादा है, तो मेरे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि भाई हम वहाँ जाके पता कर लें वो यातायात सुविधा कितना पैसा ले रहा है। मान लेते ये बदमाश होगा तो हम उससे जाके बात कर लेंगे, अगर इसका ड्राइवर अच्छा नहीं होगा तो हम दूसरे यातायात सुविधा को मतलब ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरा तर्क सही, आर्गुमेंट सही। तो हम कह सकते हैं कि केवल 2 हमारा सशक्त है। एक वायु, देखिए ये फिर से मैथ्स का क्वेश्चन है, और ये है आपका टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस कहते हैं इसको, पूरा समय दूरी तथा चाल से। क्वेश्चन पढ़िए। एक वायुयान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से उड़ा और इसे 1500 किलोमीटर की दूर अपने गंतव्य समय पर पहुंचने के लिए अपनी निर्धारित गति को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ता है। तो निर्धारित गति क्या है? अब देखिए कई बार होता है ना कि मौसम खराब हो गया तो प्लेन डिले हो जाती है ना। तो वही हुआ कि वायुयान क्या है ना कि आधा घंटा डिले किसी भी रीजन से उड़ा, ठीक है, उड़ान भरा। अब उसको 1500 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करना है, लेकिन शर्त क्या था ना कि निर्धारित समय में ही पहुंचना है, मतलब अगर 4 बजे पहुंचना है तो 4 बजे ही पहुंचना है, और 1 बजे सपोज उड़ना था, 3 घंटे में 1500 किलोमीटर ट्रेवल करना था, लेकिन अब उसको 2.5 घंटे में ही करना है। तो कुछ ना कुछ चाल तो बढ़ाना पड़ेगा ना। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आंसर नहीं है ये। तो अब मान लेते हैं कि इसको क्या है ना, इसको ऑप्शन से हम लोग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पता है नहीं तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं कि हम 500 ले लेते हैं, कि मान लेते हैं कि निर्धारित स्पीड जो है ना वो 500 रहा होगा, ठीक है। अब 1500 किलोमीटर की दूरी है, 500 की स्पीड से अगर चलती तो 3 घंटे में पहुंचती, क्लियर, 3 घंटे में पहुंचती। तो आधा घंटा देरी से उड़ा है, मतलब अब दूरी 2.5 घंटे में ट्रेवल करना है। तो अब स्पीड कितना हो जाएगा मेरा, 500 मान लेते निर्धारित है और 250 बढ़ गया तो 750। तो 1500 की जर्नी को 750 की स्पीड से तय करेंगे ना तो 2-1 घंटा में पहुंच जाएगा। भाई इतना भी जल्दी नहीं पहुंचना था, ठीक है ना, क्योंकि 500 किलोमीटर की स्पीड थी
तो आप 3 घंटा में पहुंच रहे थे, 750 कर दिए तो आपकी स्पीड क्या हो गई, मतलब समय क्या लग रहा है, 2 ही घंटा, जबकि इस दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 30 मिनट आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये मेरा ऑप्शन सही कभी भी नहीं हो सकता। देखिए 600 किलोमीटर को अभी अवॉइड करते हैं। आप पूछेंगे क्यों? इसलिए अवॉइड करेंगे ना क्योंकि 600 जो है ना 15 को कंप्लीट भाग नहीं कर पाएगा। तो ऐसा ऑप्शन ना आप मान के चलिएगा कि नहीं होगा। 600 तो चलो फिर भी 2.5 से हो जा रहा है, जब आप 600 में 250 जोड़ेंगे ना तो हो जाता है 850। 850 तो 1500 को कभी भाग नहीं कर पाएगा। झूठ मूठ का डेसिमल का लोचा लग रहा है ना, आप मान के चलो नहीं होगा सही। अब 750 पे आते हैं। 1500 किलोमीटर है, 750 की स्पीड से गया होगा निर्धारित, तो 2 घंटे में। ठीक है, ओके। अब क्या है कि अब उसको क्या करना है, स्पीड बढ़ा देना है 250 किलोमीटर। अब 750 की स्पीड से ऑलरेडी प्लेन चल रहा था, 1500 किलोमीटर की दूरी है, अब उस चलेगा 1000 किलोमीटर की स्पीड से, तो 1.5 घंटा में पहुंच जाएगा। तो देख रहे हैं, है ना, आधे घंटे का गैप। तो 2 घंटे लगता था, अब उसको 1.5 घंटे लगेगा अगर 250 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा दिया। तो मेरा उत्तर यही है, 750 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही मेरा सही सब जवाब है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर अगर हम डिटेल से बनाए तो देखिए, मान लीजिएगा कि निर्धारित जो चाल है ना, माना निर्धारित चाल, ठीक है ना, वो x रहा होगा। ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 1500 की इस गति दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, माइनस 1500 की दूरी को x प्लस अब 250 किलोमीटर बढ़ा दीजिए, और इसी के बीच का डिफरेंस है 30 मिनट, मतलब 30/60 घंटा में। अब यहाँ पे आप 750 रख के चेक कर लीजिए, यहाँ पे भी ऑप्शन से चेक कर लीजिए या इक्वेशन को सॉल्व करके बनाइए। तो मुझे लगता है कोई बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सब क्या करेगा, ऑप्शन रखेगा, फिर भी आपका उत्तर 750 ही आएगा। ठीक है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। चलिए अब देखिए यहाँ पे है किस विकल्प का अनुसरण किया जाता है। यह है आपका सिलोजिज्म का क्वेश्चन, न्याय वाक्य जिसको कहते हैं, रीजनिंग का है। वेन डायग्राम से बनाते हैं। कथन है कि कुछ फल फूल हैं, बनाते हुए भी चलते हैं। मान लेते हैं कुछ फल, ये रहा फल, और ये कुछ है तो कुछ का डायग्राम ऐसे होगा, कुछ फल फूल हैं। कोई फूल नौ नहीं है, तो चलिए भाई कोई फूल नौ नहीं है, मतलब फूल और नौ में कोई भी रिलेशन नहीं है। सभी नौ नदी है, सभी नौ नदी है, ये रहा आपका वेन डायग्राम। अब आप इसमें आराम से निष्कर्ष देख सकते हैं कि कुछ फल नदी है क्या, कुछ फल नदी। देखिए फल और नदी के बीच आपस में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, हालांकि हो सकता था अगर हम नदी यहाँ बना देते, ठीक है ना, 9 इसके अंदर बना देते, और इस दोनों के बीच ऐसे भी कोई रिलेशन नहीं होता, फिर भी हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिलोजिज्म में याद रखिएगा कि हर पॉसिबिलिटी चेक करना है। मान लेते वहां नहीं हुआ यहां हुआ, ऐसा नहीं है, यहां भी होना चाहिए यहां भी होना चाहिए, तब जाके काम बनता। तो यहाँ पे ये डाउटफुल के केस में जाता है, डाउटफुल। डाउटफुल केस को भी हम लोग कभी भी कंसीडर नहीं करते सिलोजिज्म में। ठीक है, कुछ नदियां नौवे हैं, देखिए कुछ नदियां नौवे हैं क्या, जाहिर सी बात है, नौ पूरा का पूरा नदी के अंदर है, तो थोड़ा बहुत नदी तो नौ में है ही ना, इतना सा तो नदी का टुकड़ा नौ में है, तो ये सही है कि कुछ तो है ही। तीसरा है कुछ नदियां फल है। अब देखिए नदी और फल में वही रिलेशन है जो नौ और आपके नदी में था, सॉरी 9 यहाँ पे है ना, ऐसे बनाइएगा, ये पहला 9 वाला है, तो वही है, ये भी वही रिलेशन हो गया डाउटफुल केस वाला। और है कुछ फूल फल हैं, तो देखिए जब फल फूल है तो फूल भी तो फल है कुछ, तो कुल मिला के मेरा 2 डाउटफुल केस है और 2 सही केस है। तो मेरा उत्तर हो जाएगा केवल 2 तथा 4 अनुसरित होते हैं, 2 तथा 4 अनुसरित होते हैं। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दिख रहा होगा सबको, देख लीजिए अच्छे से, केवल 2 तथा 4 अनुसरित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है रीजनिंग में। ठीक है ना, अब आपको लगता होगा ना कि क्वेश्चन देख के ही आप समझ जाते होंगे। ठीक है ना, अब क्वेश्चन देख के समझ आ जाता होगा ना किस चैप्टर से है। यदि टैलेंट का कोड XEPIRX है तो आप सर्च को कैसे लिखेंगे या कैसे कोड इसका बनाएंगे।
तो देखिए ऐसे केस में तो आप 110% मान लेना कि t और x के बीच यही रिलेशन है कि वो कुछ ना कुछ आगे या कुछ ना कुछ पीछे हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे दो चीज दिया नहीं है, सिर्फ एक से देके दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया है। तो आप फटाफट यहाँ पे लिखिए TALENT और यहाँ लिखिए SEARCH। ठीक है, अब दूसरा कलर से हम यहाँ के इसका कोड लिख देते हैं। टैलेंट का कोड है XEPIRX। ठीक है, अब देखिए TX कैसे बना, तो देखिए T जो है ना, X जो है वो आगे है T से, तो TUVWX मतलब चौथे प्लेस पे जो है ना वो X है। तो क्या A और E के बीच में देखिए डिफरेंस है कुछ, तो A B C D E चार है, भी L के बाद भी चार, ये भी सब चार ही चार है। अच्छी बात है कि ये सारे में चार आगे बढ़ाने के बाद ही ये हमारा कोड आया है। ठीक है, कभी कभी होता है कि इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 या 4 3 2 ऐसे होता है, 4 8 12 ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें बस आप 4 प्लेस आगे बढ़ा दीजिए, तो S से 4 आगे बढ़ाइए तो HTUVW, तो यहाँ मेरा W हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं W सम में है तो रहने दीजिए। E के बाद भी 4 प्लेस आगे बढ़ाइए तो FGHI, तो WI। यहाँ देख रहे हैं इसमें I नहीं है, इसमें I नहीं है, इसमें I नहीं है, यही एक ऑप्शन है जिसमें I है और यही हमारा उत्तर होगा। 100% A के बाद E, R के बाद V, G और L ही आएगा। आप चाहे तो चेक कर लीजिए। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार मार्ग की बाहरी तथा भीतरी परिमापों का अनुपात 23:22 है तथा मार्ग 5 मीटर चौड़ा है, तो आंतरिक वृत्त का व्यास ज्ञात करें। आंतरिक का मतलब इंटरनल, मतलब ऐसा है कुछ, ये है आपका एक वृत्त, दूसरा है आपका ये वृत्त, दोनों का सेंटर आपका यही है। ठीक है ना, आप मान लीजिए कुछ ऐसा है वो। ठीक है ना, दोनों का रेडियस अलग है, मान लेते हैं ये छोटा है तो इसका रेडियस R और ये बड़ा रेडियस है तो इसका रेडियस बड़ी R से कर देते हैं डिनोट। और यही है मार्ग दोनों के बीच का, यही है। ठीक है, यही है मार्ग जो 5 मीटर चौड़ा है, 5 मीटर चौड़ा है। ठीक है ना, क्लियर है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब आप देखिए क्या बोल रहा है कि आंतरिक व्यास, मतलब आपसे पूछा जा रहा है ये पूरा, मतलब अगर R आ जाता है तो फिर 2 गुना कर देंगे तो व्यास पता लग जाएगा। तो देखिए मेरे पास क्या दिया है, परिमाप। आपको पता है कि वृत्त का परिमाप होता है 2πr, है ना। तो अनुपात दिया है तो हम कह सकते हैं ना कि बड़ा वृत्त को हम ऐसे लिख सकते हैं 2πr और छोटे वृत्त को लिख सकते हैं 2πr। यही तो दिया है हमारा 23:22। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत? देखिए बड़े वृत्त का परिमाप बटे छोटे वृत्त का परिमाप बराबर 23/22, यही तो है। 2π कैंसिल हो जाएगा तो मेरा आ जाएगा R/R इज इक्वल टू 23/। आपको पहले भी मैंने कभी बताया होगा कि अगर रेडियस का अनुपात दिया हो ना तो परिमाप का भी वही अनुपात होता है। जाहिर सी बात है, अगर परिमाप का भी जो अनुपात दिया होगा दो वृत्त के बीच तो वो रेडियस का भी अनुपात होगा, इवन व्यास का भी वही अनुपात होगा। बस एरिया में फर्क पड़ता है। एरिया में क्या होता है, दोनों का बस स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, ट्रिक है ये सब। तो अब देख रहे R और R के बीच 23 और 22 का अनुपात है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि R - R लिख दीजिए, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 23 - 22 बराबर 1। अभी तक आपको कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा ना, होगा भी नहीं। अब देखिए यहां से यहां देखिए, अब एक बात समझिए आप, छोटी सी बात, ये पूरा R है और ये यहां से यहां R है, तो R - R का ही डिफरेंस तो यहाँ पे 5 है। कह सकते हैं ना, बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है। यहाँ 1 निकल रहा है, यहाँ 5 निकल रहा है, तो क्या मतलब हुआ कि एक इकाई की वैल्यू तो 5 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, छोटी
आंतरिक वृत्त, आंतरिक मतलब छोटा वृत्त, तो पहले उसका रेडियस निकालिए। तो छोटे वृत्त का रेडियस क्या है, 22 है, तो 22 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो 22 गुना 5 110। जब हमारा 110 त्रिज्या आ गया तो आपको व्यास निकालने में क्या दिक्कत है, आपको पता है व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, तो मेरा डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 गुना 110 मतलब 220 मीटर। मेरे हिसाब से सब लोगों ने समझ लिया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ना, ट्रिक का ही यूज किए और इतना लिखे भी नहीं है। आप एग्जाम में लिखोगे, देखो यहाँ 1 यहाँ 5, तो 1 गुना 5 मतलब 5 यूनिट, 22 गुना 5 110, 110 गुना 2 220, माइंड में कर लोगे, बस यहाँ लिख के दिखा दिए कि अब माइंड में कर लोगे। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सोनिया ने एक वस्तु को 16% लाभ पर बेची। एक लड़की है सोनिया, उसने 16% एक वस्तु को लाभ पर बेच दिया, मतलब एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता और 8 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ मिलता। वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। सब कुछ सही था, बस यहाँ पे एक मामला क्या गड़बड़ दे दिया, देखिए ये प्रतिशत, ये प्रतिशत, ये प्रतिशत और यहाँ रुपी, बस ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। लेकिन जब मैं बताऊंगा ना तो आपको लगेगा कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी दे, मैं बता रहा हूं ना। तो देखिए मान लेते हैं कि वस्तु का कीमत अगर 100 ही रुपया होता सपोज, तो 16% लाभ पर बेची तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आपको पता है ना, 100 गुना 116/100, कई बार बता चुके होंगे आपको, तो 116। जितना पे लाभ पे बेचा उसको 100 से जोड़ दीजिए, है ना, 100 + 16 116। अब कह रहा है कि 4% कम पे खरीदा होता, तो ये CP1 है, ये SP1 है, तो CP2 क्या हो जाएगा, 4% कम पे मतलब 100 का 96% पे, मतलब वो अब 96 पे खरीदती तो उसको 25% का लाभ मिलता। तो देखिए SP2 क्या हो जाएगा भाई, तो 96 का 125/100, यही होगा ना। अब 125% मिलेगा 96 का, तो कटा दीजिए, 4 से हो जाएगा 24, 4 से हो जाएगा 25, 25 से 5 बार में तो 24 पंचे 120। मतलब अगर वो 96 पे खरीदती ना तो 120 में वस्तु बिकता, तब जब उसको 25% का लाभ हो रहा होता। तो यही कारण 8 रुपए अधिक क्या है बेचा होता। मतलब देख रहे पहले वो बेच रही थी 116 में, अब बेच रही है 120 में, मतलब वो SP2 माइनस SP1 का जो डिफरेंस है ना कितना, 120 माइनस 116, 4 रुपए, ठीक है ना। यही उसको डिफरेंस किस कारण मिला, 4% कम में खरीदने के कारण और 8 रुपए अधिक में बेचने के कारण। तो हम कह सकते हैं कि यही कहीं ना कहीं 4 यूनिट जो है ना भाई, वो हमारा 8 रुपए के बराबर है, क्योंकि ये सारा एज्यूम्ड फिगर है, वो ओरिजिनल फिगर है। तो हम कह सकते 1 यूनिट की वैल्यू है हमारा 8/4। कोई दिक्कत, हमसे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपने 100 यूनिट माना है, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8/4 गुना 100। जब कटाएंगे तो देखिए 4 गुना 2 8 और 2 गुना 2 बराबर ₹200। यही हमारा क्रय मूल्य रहा होगा 200 रुपए। चाहे तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, बट मुझे लगता है ऑप्शन से ज्यादा अच्छा ये है, क्योंकि 4 ऑप्शन है, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैथ के सीरीज में रखते हैं, रीजनिंग में भी कह सकते हैं इसको, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, संख्या श्रृंखला। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या क्या है। पहले होता था कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें, अब यहाँ लुप्त पद तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई संख्या यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, अगर सीरीज फॉलो हो रहा होगा तो सीरीज क्या है मेरा, देख रहे हैं 7 है, 28 है, 63 है, 124 है, 215 है, 342 है और 511 है। तो गलत क्या है, कुछ तो गलत होगा। तो देखिए ये एक्चुअली है 2 पे पावर क्यूब -1, तो 2 दूना 4 दूना 8 -1 7। ये है 3 का क्यूब -1, ये है 4 का क्यूब
-1, ये है 5 का क्यूब -1, ये है 6 का क्यूब -1, ये है 7 का क्यूब -1 और ये है हमारा 8 का क्यूब -1। लेकिन हम इतना बोले, कहीं ना कहीं गलत भी बोल दिए, आपने पकड़ा कि नहीं पकड़ा वो देखना है। 2 दूना 4 दूना 8 1 7, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 -1 26, मतलब यहाँ पे ये 26 नहीं है। मतलब मुझे लगता है यही संख्या जो है ना हमारा गलत है। तो आगे चेक कीजिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 गुना 4 64 -1 63, 5 गुना 5 25 गुना 5 125 -1 124, 6 गुना 6 गुना 6 216 -1 215, 7 गुना 7 गुना 7 343 -1 342, 8 गुना 8 गुना 8 512 -1 511। कुल मिला के मेरा 28 यहाँ पे गलत है और यही मेरा उत्तर है। तो कुल मिला के आज हमने 12-13 क्वेश्चन को कर लिया है यूपीपीसीएस 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, एपिसोड नंबर 5। और आपसे मतलब अगली बार मिलने से पहले आपको पहले ये बता दें कि लगभग यूपीपीसीएस 2021 का क्वेश्चन हो चुका है। एक सीरीज और लेकर आएंगे, अगर इसमें कुछ क्वेश्चन बचे होंगे हम उसको भी कर लेंगे और आगे भी सीरीज को जारी रखेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। कमेंट में जरूर हमें बताइए कि यह सीरीज आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को करें और लोगों को भी बताएं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।